हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। सो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं इस टॉपिक को अपन। तो सबसे पहले मैं बात अगर कर लूँ डेफिनेशन की, तो व्हाट इट सेज, when blood is shed from vessel or collected in a container, it loses its fluidity and converted into a jelly like mass which is known as blood clot. नेचुरल सी बात है कि जब भी हमें कुछ इंजरी होती है या फिर अगर ब्लड को नॉर्मली कहीं रखा रखे अपन बाहर एयर कॉन्टैक्ट के अंदर, तो उसकी वजह से जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है और धीरे धीरे ब्लड क्लॉट हो जाता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। ठीक है, अब जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स या प्रोटीन्स जो ब्लड के अंदर अवेलेबल हैं उसकी वजह से होती है। सो उनको अपन ने टर्म आउट किया है क्लॉटिंग फैक्टर्स। राइट नाउ कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये देख लेते हैं। इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी टेबल मैंने पूरी बनाई है ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। 13 टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 1 को हम फिब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर 2 इज़ प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। बेसिकली ये जब टिश्यू के अंदर इंजरी होती है तो वहाँ से रिलीज होता है, इसीलिए इसको अपन टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। देन फैक्टर 4 कम्स द कैल्शियम, ये तो आपको पता ही होगा। फैक्टर 5 इज लेबाइल फैक्टर, इसको अपन प्रोएक्रिलिन या एक्सेलेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। फैक्टर 6 जो है स्टिल अनडिस्कवर्ड है, अननोन। फैक्टर 7 इज स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, नाम से ही ऑब्वियस है एंटी हीमोफिलिक। अब बताओ इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कौन सी डिजीज हो जाएगी, हीमोफीलिया। फैक्टर 9 इज अगेन क्रिसमस फैक्टर, ये भी एक हीमोफीलिया कॉजिंग फैक्टर है। फैक्टर 10 इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर 12 हगेमन फैक्टर या फिर इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलेंगे। एंड फाइनली द फैक्टर 13 जिसको अपन बोलते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिर फिब्रिनेज एंजाइम भी बोल सकते हो इसको एक तरीके से। ठीक है, ये अपना जो क्लॉट फॉर्मेशन है वहाँ पर इसका रोल आएगा। ऑलराइट, अब आगे अपन बात करते हैं इसके पूरे मैकेनिज्म की। तो जो पूरा मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये इनेक्ट कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने अपने नीट के टाइम पर, कैस्केड रिएक्शन बहुत ही फेमस था। तो ये बेसिकली जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, इट्स जस्ट अ बेसिक ब्रीफ आउट। ठीक है, ये इतना डिटेल डायग्राम नहीं है, इसकी पूरी डिटेल्स अपन ने आगे देखी है। सो इसके अंदर अब अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। एक लेआउट बता देता हूँ फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जितना भी अपना कैस्केड है इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या चीज़ें हो सकती, कब कब बोलोगे इंट्रिंसिक पाथवे, तो एक तो होना चाहिए सबसे पहले या तो ब्लड ट्रॉमा हो गया हो, एक्सपोजर टू ब्लड टू एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलाजन, है ना। मेन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोलाजन का एक्सपोजर होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, ब्लड की जो लाइनिंग होती है या वेसल की जो लाइनिंग होती है जिसको अपन एंडोथीलियम बोलते हैं, उसके जो ब्रेकेज है उसके डैमेज की वजह से कोलाजन जो है एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, या फिर एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज्ड विटेबल सरफेस सच एज ग्लास। ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर द इंट्रिंसिक पाथवे। बात कर लो एक्सट्रिंसिक पाथवे की, तो सीधा सा है कि ब्लड वेसल का या फिर कोई एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो नॉर्मल अपने को चोट लगती है वो कौन सा हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब आप एक चीज़ गौर करना कि फर्स्ट स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यहाँ तक के ही ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये दो पाथवे यहीं पे बन रहे हैं। इसके बाद नीचे देखोगे तो पूरा प्रोसेस कॉमन है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर ही डिफरेंस है। तो अब क्या हो रहा है कि आपको जो इंट्रिंसिक पाथवे उसके लिए एक नंबर याद करना है, एक सीरीज याद करना है फैक्टर्स की। क्या क्या है वो, 12, 11, 9, 8, 10, 5। अभी बस इतना याद रखो, क्या 12, 11, 9, 8, 10, 5। ठीक है, मतलब 12, 11, फिर 8, 9, 10 होता है तो 9, 8, 10 और 10 का आधा 5। ठीक है, इधर आ जाओ एक्सट्रिंसिक तो और आसान है, 3, 7 दोनों को ऐड करो 10, 3 और 7 10 और उसका आधा 5। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो। अब होता क्या है इन ऑल की इन एक्टिवेट जो अपना फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनका एक के बाद एक्टिवेशन होगा। ठीक है, देन फाइनली जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नाम से क्लियर है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। नाउ थ्रोम्बिन क्या है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना करके फाइनली फिब्रिन थ्रेड बना देगा। क्लॉट फॉर्मेशन होता है और एक प्रोसेस है क्लॉट रिट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टेज 1, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, रप्चर्ड ब्लड वेसल, एंडोथीलियम डैमेज एंड कोलाजन इज एक्सपोज्ड। वहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले फैक्टर 13 जो है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोलाजन। अब 13 जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया है तो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या हुआ, ये मैं 13 बोल गया हूँ, फैक्टर 12 जो है सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आया और वो कॉन्टैक्ट में आने के तुरंत बाद क्या में कन्वर्ट हो गया 12A के अंदर। ठीक है,
नाउ देन कम्स, अब 12A एक्टिवेट हो गया, मतलब 12A का मतलब एक्टिवेट। नाउ अब ये 12 के बाद क्या था 11, तो अब 12 जो है 11 को एक्टिवेट कर रहा है, तो 11 काई से काई में बदल गया, 11 से 11A में। नाउ देन कम्स 11A अब विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम यानी फैक्टर 4 की मदद से अब 9 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, एक्टिवेट्स फैक्टर 9 टू 9A। नाउ जो 9A है अलॉन्ग विथ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम, ये यहाँ पर एडिशनल है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 9 जो फैक्टर एक्टिवेटेड है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8 और कैल्शियम की वजह से क्या होगा, इट एक्टिवेट्स फैक्टर 10, ठीक है। अब 10 कहीं में बदल रहा है, 10 एक्टिवेटेड में, ठीक है। अब देखो हीमोफीलिया जो होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है फैक्टर 8 का रोल। अब ये अगर गायब हो गया या डिफिशिएंट हो गया तो नेचुरल सी बात है क्लॉटिंग का जो कैस्केड है वो पूरा नहीं होगा, तो क्लॉटिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। अब जैसे ही 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ है, अब क्या हुआ कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड के अंदर वो एक्सपोज हो गए कोलाजन से, और जैसे ही प्लेटलेट्स एक्सपोज हुए वो लोग क्या करते हैं, फैक्टर 5 को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड्स निकलते हैं, ठीक है, जो इनऑल किसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, बेसिकली 3 चीज़ों का एक मैं बोल सकता हूँ मिक्सचर है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो फॉस्फोलिपिड्स होंगे, एक फैक्टर 5 होगा, 5A मतलब 5 एक्टिवेटेड, और कैल्शियम, ये 3 चीज़ को मिलाकर के अपन ने क्या बोला है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये किससे बन गया, एक तो आपका हो गया इंट्रिंसिक पाथवे से। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डैमेज टिश्यू है ना, आउटसाइड जो टिश्यू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू है वो डैमेज हुआ, वहाँ से क्या निकला, फैक्टर 3, ठीक है। अब फैक्टर 3 जो है वो क्या कर रहा है, फर्दर 10 को एक्टिवेट कर रहा है। फैक्टर 3 किसके साथ मिला, फैक्टर 7 के साथ और कैल्शियम के साथ मिला, और उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, 10 को। नाउ 10 इज कन्वर्टेड टू 10A यानी एक्टिवेट हो गया वो। अब ये फाइनली फिर किसको एक्टिवेट कर रहा है, 10 का आधा 5, ठीक है। तो ये 5th फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, फॉस्फोलिपिड। तो इन ऑल जो लास्ट स्टेप है दोनों में कॉमन है क्या, एक्टिवेट फैक्टर 5 एंड रिलीजेस फॉस्फोलिपिड। अब फैक्टर 5 भी मिल गया अपने को, फॉस्फोलिपिड भी मिल गया, और कैल्शियम तो ब्लड में वैसे ही घूम रहा है, तो ये तीनों मिलकर क्या बन गया अपना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ऑलराइट, नाउ इसके बाद स्टेप 2 में चलते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन अब थ्रोम्बिन में बदल रहा है, किसकी मदद से, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से। अब होता क्या है कि जो थ्रोम्बिन है हमारा वो दरअसल फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है। याद करो दोनों प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, लास्ट स्टेजेस में फैक्टर 5 जो है एक्टिवेट हो रहा था, तो एक तरह से ये थ्रोम्बिन घूम करके वापस से क्या कर रहा है, रिवर्स में जा करके फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ अब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भी बन गया है, अब आगे अपने को चलना है फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाना है। तो स्टेज 3 क्या है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। नाउ फिब्रिन में किसकी मदद से बन रहा है, थ्रोम्बिन की मदद से, जो ऊपर अभी पिछले स्टेप में बना है। अब जो फिब्रिन दरअसल बना है वो ऐसा है कि एक फिब्रिनोजन का स्ट्रैंड था वो एक फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ है, यानी फिब्रिन का मोनोमर बना है। अब ये जो मोनोमर है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक प्रोसेस आपने पढ़ाई है पूरा, पॉलीमराइजेशन एक के बाद एक चिपकते जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक लूज अरेंज नेटवर्क बनेगा, एक मेशवर्क बन जाएगा किसका, फिब्रिन का, ठीक है। फिर क्या होगा, कैल्शियम और फैक्टर 12 आएंगे साथ में, और ये इसको बिल्कुल टाइट एकदम पैक करते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइट एग्रीगेट ऑफ फिब्रिन स्ट्रैंड बनेगा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, स्टेबल क्लॉट, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर जो पूरा क्लॉटिंग का प्रोसेस है या कोएगुलेशन का प्रोसेस है वो यहीं तक दिया हुआ है, बट एक प्रोसेस जो आप कॉमनली भूल जाते हैं वो एक क्लॉट रिट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट बन तो गया है, बट वो जो क्लॉट बना है वो कैसा होगा, जेली लाइक, बट असल में जो चोट लगती है उसमें आपने देखा ना एकदम हार्ड क्लॉट बनता है। तो वो कैसे बनता है, देखो स्टेबल क्लॉट बन गया, ये पूरा अपना कोएगुलेशन के प्रोसेस से स्टेबल क्लॉट बना। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है, ठीक है, मतलब खिंचाव पैदा होता है स्किन के अंदर, धीरे धीरे क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आफ्टर 30 to 45 मिनट्स आप देखते हैं ना, जनरली ऑब्जर्व किया होगा, कुछ फ्लूइड ऊज आउट हो रहा है, उस क्लॉट से कुछ फ्लूइड बाहर आता है, तो दरअसल वो क्या होता है, अपना सीरम, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्लॉट रिट्रैक्ट हो जाता है और फाइनली हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है क्लॉट रिट्रैक्शन का प्रोसेस, इट ऑकर्स है ना, क्लॉट रिट्रैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, अब मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन कौन कौन से पड़े मसल के अंदर, आपने एक्टिन और मायोसिन, और एक नया प्रोटीन आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज थ्रोम्बोएस्टिनिन, ठीक है। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स में, और अभी मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो है जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली क्या हुआ, क्लॉट रिट्रैक्शन।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोएगुलेशन प्रोसेस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन, क्लिनिकल। आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है, मिनिमम 3 क्लिनिकल। तो मैंने बहुत ब्रीफ में क्लिनिकल दिया ताकि आप एग्जाम में लिख पाएँ डायरेक्टली। तो एक तो अभी अपन ने आगे डिस्कस किया ही हीमोफीलिया, है ना। आपने पढ़ा है 12th में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स 8, 9 और 11। 8 और 9 मैंने वहीं समझा दिया था आपको, और एक और फैक्टर आपको याद रखना है, फैक्टर 11। और इस डिजीज़ में होता क्या है बेसिकली, तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंजरी। एक बार चोट लग गई है तो ब्लीडिंग बंद बहुत देर बाद होती है। ठीक है। नाउ सेकेंड डिजीज़ जो है उसको अपन क्या कहते हैं? परप्यूरा। परप्यूरा आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में। जो अपन बोलते हैं ना, नील बन गई है पाँव में, कहीं चोट लग जाती है और थोड़ा ब्लोइश, ब्लोइश तो नहीं बोलूँगा मैं, रेडिश डिस्कलरेशन होता है स्टार्टिंग में। तो उसमें होता क्या है कि स्किन के नीचे की तरफ में क्या होता है कि ब्लड एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। तो क्या होता है उसमें बेसिकली, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परप्यूरा में, याद रखना। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रहेगा। ठीक है। और होता क्या है इसके अंदर? ब्लीडिंग अंडर द स्किन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक स्पॉट्स। मतलब आपको जैसे मान लो कि ये कोई स्किन का सरफेस है, तो यहाँ पे इस टाइप के डॉट्स देखने को मिल जाएंगे स्किन के नीचे। देन नेक्स्ट कम्स द वॉन विलीबॉर्न डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर छोटी सी भी इंजरी हो गई है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला? वॉन विलीबॉर्न डिजीज। और क्या याद रखना है, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीबॉर्न फैक्टर। इजी है। देन लास्टली, ये तो तीनों क्या हो गई कि क्लॉटिंग नहीं हो रही है, उसकी डिजीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं। और लास्टली क्या है? थ्रोम्बोसिस। अब एक्सेसिव क्लॉटिंग भी हो गई तो दिक्कत है। अगर ब्लड में एक्सेसिव क्लॉटिंग हो गई तो आपको पता है कि क्लॉट बन जाएंगे जगह जगह पर, फिर वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एम्बोलिज्म हो सकता है उसकी वजह से। और अगर कहीं जाके क्लॉट अटक गया किसी माइन्यूट वेसल में, तो आगे ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं। तो ब्लड सप्लाई गई नहीं तो न्यूट्रिएंट मिला नहीं, गैसियस एक्सचेंज हुआ नहीं, तो वो टिश्यू क्या हो जाएगा? डेड। ठीक है। तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट इज़ इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। क्लियर है। और इसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू एम्बोलिज्म एंड इस्चीमिया। जो डेथ हो जाती है टिश्यू की, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, उसको अपन ने क्या बोला है? इस्चीमिया। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट our टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, या फिर पूरा कैस्केड रिएक्शन कोएगुलेशन का प्रोसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, और इसको अपने बैच में, अपने सारे बैचमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ नए नए वीडियोज़ लेकर के आने के लिए। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।